हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है सिंपल पेंडुलम क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग या रस्सी ये मासलेस है, ठीक है, पूरी तरह से मासलेस तो नहीं हो सकता, पर ये इतनी हल्की है कि हम लोग इसका मास ना के बराबर मान सकते हैं। दूसरा, अगर ये इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये स्ट्रेच नहीं होगा। अगर सपोज करो उसको पकड़ के मैं खींचूं तो ये इसका लेंथ इंक्रीज नहीं होगा, स्ट्रेच नहीं होगा। तो एक तो ये मासलेस होना चाहिए, मतलब बहुत ही हल्का। दूसरा इनएक्सटेंसिबल, ये स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करूं तो ये स्ट्रेच भी नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई रस्सी, ऐसा कोई स्ट्रिंग आपको लेना है और इस स्ट्रिंग के नीचे बहुत ही छोटा सा मास आपको अटैच कर देना है। ठीक है, मास हैवी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसा उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ऑलमोस्ट पॉइंट मास अटैच करना है। पॉइंट मास समझ रहे हो ना, मतलब उसका जो साइज है बहुत ही छोटा होना चाहिए। ऐसा मास आपने यहाँ पे, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले जाकर आपने अटैच कर दिया विच इज़ एक्टिंग एज अ पॉइंट मास। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बॉब। ये जो मास आपने अटैच किया है इसको बोलते हैं बॉब। और इसको हम क्या करते बताओ, इसको हम लोग इस तरह से ऑसिलेट करवाते हैं, इस पर्टिकुलर प्लेन में वर्टिकल ऐसे ऑसिलेट करवाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको आपने बोल दिया सिंपल पेंडुलम। ओके, तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम था, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको हमने बॉब बोला अटैच करके इसको आप इस तरह से ऑसिलेट करवाते हो, तो ये सिंपल पेंडुलम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैं कोनिकल पेंडुलम की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली कोनिकल पेंडुलम भी सिंपल पेंडुलम ही होता है, लेकिन इसका मोशन थोड़ा अलग होता है। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से घुमाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जैसे आपका मान लो ये पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम को, कोनिकल पेंडुलम को, ये सिंपल पेंडुलम ही होता है। मतलब इसमें भी ये रस्सी होगा, मासलेस इनएक्सटेंसिबल, पॉइंट ऑब्जेक्ट अटैच होगा जिसको हम बॉब बोलेंगे। पर इस बॉब को पकड़ के हम लोग इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके एक सर्कल में घुमाते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है? तब क्या हो जाता है, ये कोनिकल पेंडुलम हो जाता है। कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्यान से देखोगे आप तो ये जो बॉब है इसका, ये तो सर्कल में घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका जो ये रस्सी है ये एक्चुअली में ऐसे घूम घूम के कोन बना दे रहा है। ठीक है ना, ऐसे पूरा एक कोन बना दे रहा है। तो क्योंकि कोन बना दे रहा है इसका रस्सी, इसलिए हम लोग इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये जो सर्कल में घूमता है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, याद रखना है ऐसे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है तब ये यूसीएम परफॉर्म करता है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो एक कोनिकल पेंडुलम का जो बॉब है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, मतलब इसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता है, सेम स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये घूमने लगता है। तो आई होप क्लियर हो गया कोनिकल पेंडुलम हम किस चीज़ को बोलते हैं, कैसा होता है ये, और ये जो मोशन परफॉर्म करता है वो यूसीएम है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है देन वी नो दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। और अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा और कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे टाइम पीरियड का मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में वो कितने सर्कल्स को कंप्लीट करता है, दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड और यूनिट टाइम। तो दोनों चीज़ें देखते हैं, दोनों का एक्सप्रेशन हमको चाहिए और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग इसका डायनेमिक स्टडी करेंगे, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पर वो देखो एक फोर्स तो हमेशा हमको पता है नीचे एक्ट करेगा, दैट इज़ योर ग्रेविटी, वेट mg, ये नीचे की ओर एक्ट करेगा। दूसरा देखो क्या होता है कि ये जो है ना रस्सी को खींचता है। सी अगर रस्सी इसके साथ बंधा हुआ है तो क्योंकि उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है इस बॉब को, तो ये जो बॉब है ना नीचे जाने की कोशिश करता है। तो जब वो नीचे जाने की कोशिश करता है तो इस प्रोसेस में रस्सी को नीचे खींचता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो रस्सी पर फोर्स लगा के रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी क्या करेगा? रस्सी भी उतना ही फोर्स, एक्शन का रिएक्शन, उतना ही फोर्स लगा के उसको ऊपर खींचेगा। तो
स्ट्रिंग के अलॉन्ग भी एक फोर्स लगता है उसको, और इस फोर्स को हम लोग टेंशन बोलते हैं, जिसको मैं टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये टेंशन टी नॉट जो है वो इस डायरेक्शन में इस पर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, वेट एम जी नीचे की ओर, और रस्सी के अलॉन्ग जो रस्सी उसको खींच रही है दैट इज टेंशन टी नॉट। इस फोर्स को हम लोग टेंशन बोलते हैं, जो रस्सी के अंदर रस्सी चीज़ों पर लगाकर खींचता है उसको। और ये भी क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये नीचे जाते जाते रस्सी को भी खींच रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो ये नीचे जाना चाहता है, लेकिन रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये नीचे जाने के प्रोसेस में रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो फिर रस्सी भी उसको ऊपर खींचेगी इस डायरेक्शन में। तो हमको रस्सी पे कौन सा फोर्स लग रहा है इससे लेना देना नहीं है, हमको ये जो बॉब है इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये चेक करना है। दो फोर्सेस वेट एम जी और टेंशन टी नॉट ऊपर की ओर, तो ये दो फोर्सेस लग रहा है। सो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके, दिस इज टी नॉट। नाउ सी, एक काम करो, यहाँ पे ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। और ये देखो, ये प्लेन है यहाँ पे, इस प्लेन, जिस प्लेन में सर्कल मोशन परफॉर्म किया जा रहा है, इस प्लेन से लेकर ऊपर तक का, जहाँ से ये लटका हुआ है यहाँ तक का हाइट, इसको h मान लेते हैं, दिस इज योर हाइट। और रस्सी का जो लेंथ है इसको आप कैपिटल L मान लो, दिस इज L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टी नॉट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिससे इसको रस्सी को ऊपर खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में, वेट एम जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक काम करते हैं, इस टेंशन को हम लोग को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। एक और चीज़ हम लोग को पता है कि ये जो बॉब है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऐसे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर की ओर, ये जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स हमको ढूंढना है कि आखिर वो कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके इसको सर्कल में घुमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन टी नॉट है, काम करते हैं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए हमको दो एक्सिस चाहिए, आपको याद है। तो वो दो एक्सिस चूज कहाँ करना है, तो देखो हमको पता है कि हमको इस डायरेक्शन में एक फोर्स का पता करना है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर, ये पता है हम लोग को। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तभी तो ये सर्कल में घूम रहा है। तो क्योंकि हमको इस डायरेक्शन का फोर्स पता करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स पता करना है, तो आप एक काम करो, इसको एक एक्सिस मान लो, ये वाले जो लाइन है ना, इसको एक एक्सिस मान लो। और दूसरा एक्सिस अब हमको पता है कि इसके परपेंडिकुलर एक आ जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस आ गया। अब इन दो एक्सिस के अलॉन्ग हमको फोर्सेस को क्या करना है, कंपोनेंट्स को डिवाइड, कंपोनेंट्स लाना है फोर्सेस का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वेट एम जी ऑलरेडी इस एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वेट एम जी को छोड़ दो आप। दूसरा टेंशन टी है, तो आप किसी एक्सिस के अलॉन्ग इसका पहले एंगल ढूंढना होगा। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ओके। अब इसका दो कंपोनेंट हमको चाहिए इन दो एक्सिस के अलॉन्ग। तो कंपोनेंट कैसे ढूंढते हैं हमको पता है, क्या करना है, इसका जो टिप है यहाँ से इस एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से ओरिजिन से क्या करना है हमको, वेक्टर ड्रॉ करना है, दिस इज इट्स कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट टी नॉट के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू हमको पता है क्या होगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि जो थीटा एंगल बनाता है वेक्टर के साथ उसके अंदर कॉस थीटा आ जाता है। अच्छा, अब इस एक्सिस के अलॉन्ग ढूंढना है, तो अगेन यहाँ से इसके टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस एक्सिस पे जो यहाँ टच कर रहा है, तो एक वेक्टर और बन जाएगा इस डायरेक्शन में, एंड दिस विल बी टी साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस वेक्टर टी नॉट को, टेंशन टी नॉट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। एक वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी नॉट कॉस थीटा आएगा, टी नॉट, क्योंकि टी नॉट लिया ना, टी नॉट कॉस थीटा, टी नॉट साइन थीटा, ओके। तो इसको आप टेंशन टी नॉट को भूल जाओ, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपने दो कंपोनेंट में उसको डिवाइड कर दिया है। तो अब बॉब पे देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, टी नॉट कॉस थीटा ऊपर की ओर, टी नॉट साइन थीटा सेंटर की ओर, और एम जी नीचे की ओर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बॉब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो वर्टिकल फोर्सेस है ये बैलेंस्ड है। तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होने का मतलब ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो
तो क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम लिख सकते हैं टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो चलो ये दोनों फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, हट गए। अब एक ही फोर्स बचा है टी नॉट साइन थीटा जो कि सेंटर की ओर लग रहा है। यही फोर्स जो सेंटर की ओर लग रहा है इस बॉब को सर्कुलर मोशन में घुमाती है और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो इसका मतलब टी नॉट साइन थीटा इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर बी होता है और एम ओमेगा स्क्वायर आर बी होता है, जहां पे ओमेगा जो है इट इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक काम करो, दोनों को पहले डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और आप एक काम करो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? टी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एम जी। आर इस सर्कल का रेडियस है, ये याद रखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो आर है ना, दिस इज योर आर। ओके, अच्छा, तो एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, यही होगा ना। अब देखो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल है इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप मुझे साइन थीटा का वैल्यू बता दो। लेट दिस बी इक्वेशन 3 और आप मुझे साइन थीटा का वैल्यू बता दो। साइन थीटा क्या होगा बड़े वाले ट्राइंगल में? ऑपोजिट साइड इज आर अपॉन हाइपोटेनस इज स्ट्रिंग का लेंथ एल, आर अपॉन एल। तो आर का वैल्यू क्या होगा बताओ? आर विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा, दिस इज 4, so put 4 in 3। तो जब ये वैल्यू r की जगह पे आप लिख दोगे तो बताओ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? सो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन r की जगह पे क्या लिखना है? l साइन थीटा। सो l साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? g अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा बताओ? रूट ऑफ g अपॉन एल कॉस थीटा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ओमेगा क्या होता है? हम लोग ने सर्कुलर मोशन के स्टार्टिंग में ही देखा था दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, लेकिन n तो फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टी। इनफैक्ट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये फॉर्मूला हो सकता है ना। तो आप क्या करो, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय टी लिख दो। सो 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, या फिर टी का वैल्यू इससे क्या आ जाएगा? टी विल बी इक्वल टू, टी वहाँ चला जाएगा, सो इट विल बी 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। ये आपका टाइम पीरियड का इक्वेशन आ गया। किसका? सिंपल कोनिकल पेंडुलम का। तो कोनिकल पेंडुलम में देखो किस पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड? लेंथ पे डिपेंड करता है और ये एंगल थीटा पे डिपेंड करता है जिससे आप उसको दूर ले जा रहे हो। ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करता ही है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। नाउ देखो टाइम पीरियड जो है वो रूट ऑफ एल पे डिपेंड कर रहा है, रूट ऑफ कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब समझते हैं कि अगर मान लो आपने लेंथ बढ़ा दिया, थीटा आप सेम रख रहे हो, एक पर्टिकुलर एंगल पे आप ले गए उसको और आपने क्या किया? थीटा सेम रखा ऐसे, राइट, इसको फिक्स कर दिया। अब इसी केस में क्या कर रहा हूं, अगर सपोज करो इसका लेंथ बड़ा हो जाए, तो अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो क्लियरली दिख रहा है न्यूमरेटर में ना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। मतलब अगर लेंथ आपने बड़ा किया तो वो ज़्यादा टाइम लेगा एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, और टाइम पीरियड ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में सीधा सीधा रिलेशन है इनवर्स में। तो मैं सिर्फ टाइम पीरियड का बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा लगा लेना। तो अगर लेंथ ज़्यादा बड़ा कर दिया आपने तो वो ज़्यादा टाइम लेगा बॉब सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। तो लेंथ ज़्यादा तो टाइम पीरियड ज़्यादा, और जितना छोटा पेंडुलम होगा उतना जल्दी वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तो लेंथ पे डिपेंड कर लिया। अब कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा डिपेंड्स ऑन थीटा। तो सुनो अब ध्यान से, अगर कॉस थीटा का वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड ज़्यादा,
कॉस थीटा का वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड का वैल्यू कम होगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप थीटा बढ़ाओगे तो क्या होगा, सी अगर आप थीटा बढ़ाते हो तो कॉस थीटा कम होता है। कॉस थीटा का ट्रेंड समझो, देखो कॉस 0 1 होता है जो कि उसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे ही आ जाता है वो। फिर आप अगर आगे जाओगे जैसे कि कॉस 30 डिग्री तो 1/2 हो गया, तो आपने जब एंगल 0 से 30 डिग्री तक बढ़ाया तो वैल्यू आपका 1 से हाफ हो गया, 1/2 हो गया। मतलब कॉस थीटा के केस में जब थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही बात, ऐसा ट्रेंड फॉलो करता है वो। तो इसका मतलब अगर आप ये एंगल बढ़ा देते हो तो कॉस थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि आप जितने ज़्यादा एंगल पे इसको लेके जाओगे उतना ही वो जल्दी रोटेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही कम कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा कम न्यूमरेटर में ना, कॉस थीटा कम तो टाइम पीरियड कम। तो जितना ज़्यादा एंगल उतना ही कम कॉस थीटा और उतना ही कम टाइम पीरियड, तो इसका मतलब वो बहुत जल्दी रोटेट कर जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज करो आपने एंगल छोटा रखा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा रोटेट करने के लिए, घूमने रिवॉल्व करने के लिए, घूमने के लिए। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से जो तुम्हारा टाइम पीरियड है कोनिकल पेंडुलम का वो थीटा पे एल पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। इन तीन चीज़ों पे आपका टाइम पीरियड डिपेंड करता है। उसी तरह से अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/t, एन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। सो 1/t इसका मतलब इसका आप उल्टा कर दो, इट विल बी 1/2π√ऑफ g/L cos थीटा। तो जो बातें हमने टाइम पीरियड के लिए की फ्रीक्वेंसी में वो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मतलब ये कि लेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, कॉस थीटा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ओके, तो ये तो फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और यहाँ पे समझ लो कि थीटा का जो वैल्यू है वो कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना पॉसिबल नहीं है। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का मतलब ये बॉब को आप उठा के सीधा स्ट्रेट लाइन में ले आओ, मतलब ये स्ट्रिंग जो है उसको आपने हॉरिजॉन्टल कर लिया, है ना। 90 डिग्री का मतलब क्या, थीटा 90 डिग्री का मतलब बढ़ा रहे और उसको सीधा ऐसे कर दिया। इस पोजीशन पे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप उसको उठा के यहाँ डाल दोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा आपका स्ट्रिंग ऐसे, और बाद में उसको घुमाओगे अगर मान लो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो कि यहाँ पे चलो टेंशन तो T0 यहाँ लगेगा, तो तुम बोल दोगे कि देखो T0 जो है वो सेंटर की ओर लग रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर लेगा m⍵²। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है mg, और अब इस T0 का कोई कंपोनेंट ऊपर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, ये कंपोनेंट ही हटा दिया। इस वर्टिकल पोजीशन में सिर्फ दो ही फोर्सेस लगेंगे, T0 सेंटर की ओर, और पूरा का पूरा जो टेंशन है T0 ये पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। समझ में आ रहा है। और वर्टिकल लाइन में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है वेट mg। तो फिर जब ऊपर की ओर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है जो mg को बैलेंस कर सके, तो फिर mg एक ही काम करेगा, तो ये mg क्या करेगा, इसको नीचे ले आएगा। और जब वो नीचे आएगा यहाँ से, तो फिर छोटे सर्कल में जैसे मान लो ये नीचे आ गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे फिर से क्या होगा, वो उसका एंगल कम हो जाएगा। तो एंगल कम हो गया ना, तो ये 90 डिग्री पे कभी टिक नहीं पाएगा, याद रखना, क्योंकि 90 डिग्री पर सिर्फ एक फोर्स वर्टिकल में लगेगा mg, और ये उसको नीचे ले आएगा फिर से, और एंगल फिर से 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तो थीटा कैन नेवर बी 90 डिग्री। और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो बॉब है ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में नहीं घूम सकता। हॉरिजॉन्टल सर्कल इन द सेंस ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, ये हमेशा नीचे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, दैट एंगल विल नॉट बी 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम ही होगा वो एंगल, ठीक है। ओके।